क्वालिटेटिव आप प्लीज बिल्कुल भी लिखेगा नहीं कोई, एकदम नहीं। कोशिश करिए मैक्सिमम चीजों को सुन करके, एनालाइज करके और थोड़ा स्टोर करने की। अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो मैं गारंटी से बोलता हूँ मैं 2 घंटे में चैप्टर खत्म कर दूंगा। लिख करके 2 घंटे हो जाएगा, लेकिन समझने पे आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम डिटेक्शन की बात करते हैं, डिटेक्शन ऑफ रेडिकल्स। जब हम रेडिकल्स बोलते हैं तो हमें ये भी बताना होगा कि रेडिकल्स क्या होते हैं। तो देयर आर टू काइंड ऑफ रेडिकल्स, वन इज कॉल्ड एसिडिक एंड सेकंड इज कॉल्ड बेसिक। अब ये दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं। तो दिस इज एनायनिक, दिस इज कैटायनिक। तो ये मैं जान करके लिख रहा हूँ ताकि का काम जो है थोड़ा आसान हो जाए। अगर आप ध्यान से देखें तो ए टू ए एसिडिक समझना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो एनायनिक है वो एसिडिक होगा, ये याद रखिए। ए टू ए अगर हम एक सॉल्ट ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, तो कॉपर प्लस 2 सल्फेट 2, तो इसमें से एनायन जो है वो सल्फेट है और कैटायनिक जो है वो कॉपर। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिडिक कौन सा होगा और बेसिक कौन सा होगा। अब जो भी टेस्टिंग हम करते हैं, जो भी हम डिटेक्शन करते हैं, ये डिटेक्शन के सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए हैं। नहीं सर सर आप अभी भी म्यूट है। ड्राई मेथड इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रोसेस। अब ये फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, तो लाइक आपने किसी सॉल्ट को स्मेल कर लिया या किसी सॉल्ट देख लिया या किसी का कलर कर देखा और हमने ये कि ये होगा। जैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम विनेगर को हम स्मेल करके ही बता देते हैं कि विनेगर है, स्मेल किया और हमें पता चल गया। जबकि वेट टेस्ट की अगर हम बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन वो मतलब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब इसमें हमने एक से ज्यादा चीजें कवर कर ली। तो अब इन दोनों में से बेस्ट क्या हो सकता है, तो ये तो हमें हमेशा कंफर्मेशन, क्योंकि हमने यहाँ सब कुछ कवर करना है, लेकिन ये कंफर्मेटरी नहीं होता है। इसे हम प्रीलिमिनरी टेस्ट भी बोलते हैं, प्राइमरी टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। इस कैटेगरी में क्या आता है, बोरैक्स बीड आता है, चारकोल बीड आता है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट आते हैं। अब बोरैक्स बीड को कंफर्मेटरी क्यों नहीं मानते, थोड़ा बहुत वो आपको, तो ब्लू कलर जो है कॉपर भी देता है या ब्लू कलर कोबाल्ट भी देता है, तो कैसे पता चलेगा कि इसका ब्लू है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम यहाँ पर फेस करते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टीज कवर करी है तो हम इसे आसानी से कर लेते हैं, ये हमें कंफर्मेशन देता है। तो हमारा प्राइमरी जो गोल है वो वेट टेस्ट होगा। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सारा फोकस वेट टेस्ट पर ही रहेगा। हम पढ़ते समय भी, जब भी मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले आपको वेट प्रोसेस भी बताऊंगा, ये लास्ट में। अब कुछ प्रॉब्लम हम फेस करते हैं एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल कंसेप्ट के बीच में। थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा होगा और जब हम लैब में कर रहे होंगे तो उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको एक सबसे सिंपल सी बात बताऊं कि आपके लैब में, आपके कॉलेज के लैब में आपको बोलेंगे कि 4 रेडिकल्स आपके सिलेबस में या 5 रेडिकल्स आपके सिलेबस में। उन रेडिकल्स के टेस्ट जो आपको कराएंगे वो बहुत लिमिटेड टेस्ट कराएंगे। वो टेस्ट कराते समय कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे वो आपको सबसे पहले वही टेस्ट कराएंगे जो सबसे सस्ता होगा। लॉजिक है, पूरे कॉलेज को कराना है। वो आपको वो टेस्ट कराएंगे जो सेफ होगा, सेफ्टी कंसर्न है। और अगर शॉर्ट में बोले तो वो आपको वो ही टेस्ट कराएंगे जो उन्हें आता हो। ठीक है, म्यूट हो गए फिर से। गाइस एक मिनट।
तो मैं वही बता रहा था कि ये तो लैब में हम फेस करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में जो चीजें होती हैं क्वेश्चंस में, तो हमसे क्वेश्चन में वही पूछा जाता है जो सबसे अनकॉमन हो, वो पूछा जाता है जो सबसे रेयर हो, सेफ्टी कंसर्न नहीं है तो चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड हो वो पूछेंगे। जो जनरल टेस्ट है वो नहीं पूछेंगे, जो अनकॉमन है वही पूछा जाएगा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा चीज, जब हम टेस्ट ट्यूब में टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा बहुत सारा एजम्पशन बेस्ड टेस्ट होता है। ये हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, तो हम ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे। लेकिन बिल्कुल उल्टा है जब हम थ्योरेटिकली कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, सभी तो हम सल्फेट टेस्ट करते हैं। हमें पता है कार्बोनेट है तो हम कार्बोनेट टेस्ट करने आ रहे हैं। रिसर्च में करता हूँ, करिए कॉपी आप लिखना। गाइस कॉपी हुआ ये? 2 मिनट से। पहले 2 मिनट सर। ठीक है करिए। सर वो लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है वो ठीक से दिख नहीं रहे हैं, एक बार आप रीड कर सकते हैं? क्या पूछ रहे हैं गाइस? सब वो ठीक से दिख नहीं रहे थे, तो बस अगर आप रीड कर देते तो लास्ट का पॉइंट। कहाँ पर? ये हाँ ये कंफर्मेशन, नॉन कंफर्मेशन, बोरैक्स बीड एक्सेट्रा लिखा है मैंने। सर जो फ्लेम टेस्ट है वो ड्राई मेथड में आएगा? सब ड्राई, सब ड्राई, सब ड्राई। जब तक केमिकल रिएक्शन ना आ जाए तब तक वेट टेस्ट होगा ही नहीं। ओके सर। सर हो गया। हो गया? तो मैं वही बोल रहा था कि मैं वेट टेस्ट से स्टार्ट करूंगा। एक और भी चीज आपके दिमाग में भी आएगा ही कि जब हम लैब में टेस्ट करते हैं ना, तो हमने एक टेस्ट किया, 2 टेस्ट किया और हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, हो गया कंफर्म। लेकिन जब हम थ्योरेटिकली करते हैं तो हम मैक्सिमम टेस्ट करते हैं। मैक्सिमम टेस्ट जैसे मैं लिखूंगा, मैं किसी रेडिकल के लिए 5 टेस्ट लिखाऊंगा, आगे का है 2 में तो पता चल गया 5 क्यों लिखा रहे हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें सारे टेस्ट इसलिए जानने हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा। बात समझ आ रही? आपको नहीं पॉसिबल है, मैं तो वैसे सभी लिखाऊंगा ऑलमोस्ट, फिर भी कोई आपके दिमाग में आता है तो बिल्कुल आप उस पर बात कर सकते हैं, हम उस टेस्ट को भी डिस्कस करें। तो मैक्सिमम टेस्ट हमें कवर करने होंगे, ठीक है? वेट से स्टार्ट करने से पहले हम जरा सोडा एक्सट्रैक्ट फॉर्मेशन देखें। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको लैब में फेस करने को नहीं मिलती है, क्योंकि टीचर्स आपको प्लान करके रेडी कर देते हैं और एग्जाम में एकदम उल्टा है। आप देखिए जरा, ये सॉल्ट है हमारे, इसमें हम कॉपर टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? कॉपर की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। अब मुझे बताएंगे कि कॉपर को टेस्ट करते समय जो भी हम केमिकल वहां पर ऐड करेंगे, वो क्या सिर्फ कॉपर से ही करेगा, सल्फेट से नहीं करेगा? सल्फेट के साथ भी कर सकता है। सर कर सकता है। कर सकता है ना? हम तो अननोन पे ही डील कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर सकता है। तो ऐसे में अगर इसने
इसके टेस्ट को करते समय इसमें कोई इंटरफेयर कॉज कर दिया तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे कि नहीं हाँ हो सर। जाएंगे? यस सर। तो हमें सॉल्ट को टेस्ट करने से पहले ये दो अननोन है हमारे पास, इन दो अननोन को हमें नोन में कन्वर्ट करना होगा। मतलब मैं अगर बोलूं कि बेसिक इक्वेशन जब हम बनाते हैं मैथ्स फिजिक्स में तो दो अननोन सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर एक नोन और एक अननोन हो तो इजी हो जाता है। तो उसी लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, इन दो अननोन में से एक को नोन बना देंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर का चांसेस ना रहे। अब कॉलेज में टेस्ट करते समय क्या होता है, बोलते तो है कि ये होता है पर बनाते नहीं है कभी सोडा एक्सट्रैक्ट। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि वो आपको कभी भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना के देंगे ही नहीं जहां इंटरफेरेंस के चांसेस हो, बिकॉज उन्हें एग्जाम लेना, उन्हें सिखाना। पर ऑफिशियल एग्जाम में हमेशा हमको एक रेडिकल ऐसा जरूर देंगे जो इंटरफेयर कॉज करे। और इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है वो अभी आपको टेस्ट बताएंगे कि आप रिजल्ट जो एक्सपेक्ट करते हो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और क्वेश्चंस भी वही बनते हैं क्योंकि वहां कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो फिलहाल हम सेपरेशन करने वाले हैं इन दो अननोन्स में से एक को नोन, एक को अननोन बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है सोडा फॉर्मेशन में, सोडियम कार्बोनेट लिया, अननोन सॉल्ट लिया, डिस्टिल्ड वाटर लिया, फिल्टर किया, सोडा एक्सट्रैक्ट बन गया। मतलब हुआ क्या देखते हैं। और सल्फेट लिया, सोडियम कार्बोनेट डाला, स्लाइटली हीट किया, Na2SO4 और CuCO3 बन गया। अब सेपरेशन कैसे हुआ? तो आपको जानना चाहिए कि सोडियम कंपाउंड्स आर मोस्टली वाटर। सोडियम कंपाउंड्स कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल। तो जब आप इसे फिल्टर कर रहे होते हो तो आपके पास एक सॉल्युबल है और एक इनसॉल्युबल है। अब आपके पास सॉल्युबल और इनसॉल्युबल है तो अगर हम इसे फिल्टर करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। अब जो सॉल्युबल है उसमें क्या नोन है आपके लिए, कैटायन की एनायन? सर कैटायन। कैटायन सर। दिस पार्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सल्फेट। एसिडिक रेडिकल। समझ में आया? हाँ सर। जो इनसॉल्युबल है इसका यूज कहां पे करेंगे? बेसिक। तो आपको लॉजिक समझ में आया इसका? हाँ सर। अब हमें कभी इंटरफेरेंस टेंशन ही नहीं, ठीक है ना? ये कॉपी करने के बाद मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा जो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन में से 2 एलिमिनेट हो जाते हैं केवल आपके क्लासिफिकेशन से। आगे की रिएक्शन की जरूरत बाद में पड़ती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नहीं भी आता है ना पूरा आंसर तो भी क्लासिफिकेशन देख करके आंसर लग जाता है। तो क्लासिफिकेशन याद रखना बहुत जरूरी है। जो होगा वो सीसी के अकॉर्डिंग जितने रेडिकल्स हैं और ऑफिशियल के अकॉर्डिंग वो सब कंबाइन करके बताने वाला हूँ। ओके सर। कॉपी के अननोन अननोन कंपाउंड है वो ऐसा हुआ कि जो दो है प्रोडक्ट्स फाइनल वो दोनों सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल हुए तो फिर क्या करेंगे? क्या आप थोड़ा सा प्लीज लाउड बोलेंगे, आवाज बहुत कम आ रही है। सर अगर अननोन कंपाउंड में ऐसे रेडिकल्स है सच दैट दोनों सॉल्युबल या दोनों इनसॉल्युबल बन गए तभी हम क्या करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है बेटा, पॉसिबल ही नहीं। कोई सॉल्ट सर पता नहीं, कुछ हाइपोथेटिकल। नहीं नहीं कोई नहीं, अभी हम रेडिकल्स आपको लिखाएंगे ना, आप चेक करिए।
लिख लिया सर। हाँ हो सर। गया? हाँ सर। हाँ सर। क्लासिफिकेशन पे आ रहे हैं। देखिए, ये एसिडिक रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन है। मैं एक बार ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों से इंडिविजुअली सुन पाऊं, इसको याद तो करना ही है। ग्रुप 1 कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सल्फाइड बाइसल्फाइड थायोसल्फेट, सल्फाइड नाइट्राइट एसीटेट, ये सफिक्स सारे लिखे हैं मैंने। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सल्फाइड बाइसल्फाइड थायोसल्फेट, सल्फाइड नाइट्राइट एसीटेट। ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl और H2SO4 है। कट रहा है क्या? नहीं सर, नहीं ठीक है, करता था। इधर डाइल्यूट HCl और H2SO4 जो भी लेंगे डाइल्यूट लेंगे। ग्रुप 2 में क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है, नाइट्रेट ऑक्सलेट, ऑक्सलेट ग्रुप रिएजेंट कौन H2SO4 है। ग्रुप 3 में बोरेट सल्फेट फॉस्फेट, सब में 8 लगेगा और ये आइड लगेगा, फ्लोराइड। इसे इंटरफेयरिंग ग्रुप बोलते हैं। क्यों? इसके रेडिकल दूसरे के साथ प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, अब आप कॉलेज में जब टेस्ट करते हैं, आप रेडिकल का सॉल्यूशन बनाते हैं, टेस्ट किया, आया तो आया, नहीं आया तो फेंक दिया। ये आपका बेसिक प्रोसीजर है और इसमें कहीं कोई आपको रोके नहीं है, पर ये बिल्कुल गलत प्रोसीजर है। करना क्या होता है, हम एक बार सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक, और जितने रेडिकल पॉसिबल है सबको उसी से करते हैं और बार बार फिल्टर करते हैं, फिल्टर करते हैं, यूज करते हैं, फिल्टर करते हैं, यूज करते हैं। ये बेसिक प्रोसीजर। ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको बताऊं सबसे ज्यादा ये कहाँ यूज होता है, ये फॉरेंसिक में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है। फॉरेंसिक में आपको विसरा बोला जाता है, अभी आपने शायद सुना रहेगा उसका, सुशांत सिंह वाले केस में विसरा आपने सुना होगा। बॉडी की एक सेल ली जाती है। अगर आपकी स्टाइल में टेस्ट किया जाए, जैसे जनरली हम भी लैब में करते थे, कि हमने सॉल्यूशन बनाया, आया नहीं आया फेंक दिया, क्या करें, बॉडी से दूसरी सेल निकाले, नहीं आया फिर बॉडी से तीसरी सेल निकाले, मतलब फिर तो डेड बॉडी भी गाली देना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको एक ही बार सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है और रिपीट करना है, रिपीट करना है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं पैसेज वाले, उसमें वही बोला जाता है। हमने ये टेस्ट किया, ये पॉसिबिलिटी लगी, इसको फिल्टर किया, फिल्ट्रेट को यूज किया, फिर रीयूज किया, तो आपको रिलेट करना होगा सारी चीज। सर फिल्टर कैसे करते हैं, मतलब बताएंगे, मैं तो अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया भाई, टेस्ट आएगा तो बताएंगे आपको, वो सारी चीजें बताएंगे, कब कहाँ फिल्टर करना है, क्या करना है, वो स्टेप होते हैं सारे, बताएंगे आपको। बट उससे पहले कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको 5 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, आप ट्राई करिए कि आप इसे याद कर पाए और मैं एक एक करके सबसे सुन सर ये जो भी सुना पाए, ओके सर। मतलब तो आप सामने से पूरी आपको हो गया है। सर ये ग्रुप्स क्या कह रहे हैं? पे बने, मतलब ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किए इसे? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, सॉल्वेंट के बेसिस पे, सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। आप लिख करके जरा 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर एक एक करके मैं सुनूंगा सबसे। कितने लोग सुना रहे हैं? सर मैं सुना सकता हूँ। मैं इरेज कर दूं फिर सुनाओ। बिल्कुल कॉपी नहीं करना, रीड नहीं करना, लेफ्ट राइट मत देना।
सर ग्रुप 1 का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फेट नहीं थायोसल्फेट और नाइट्राइट, एसीटेट एंड ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 होगा। ग्रुप 2 में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट और ऑक्सलेट है। ग्रुप रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और ग्रुप 3 में बोरेट, फॉस्फोरेट, सल्फेट और फ्लोराइड है। गुड, वेरी गुड। और कोई सुना रहा है? सर मैं बोलो बोलो। सर ग्रुप 1 का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फेट, थायोसल्फेट, सल्फाइड, एसीटेट, नाइट्राइट और ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl और H2SO4। ग्रुप 2 का हाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट और नाइट्रेट और ग्रुप रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रुप 3 बोरेट, फॉस्फेट, सल्फेट, फ्लोराइड और नहीं इसका कोई नहीं। सर ग्रुप 3 का कोई ग्रुप रह गया? रिएजेंट हाँ हाँ, वो इसलिए नहीं है कि ग्रुप 1 में कॉमन सॉल्वेंट है सबका, ग्रुप 2 में कॉमन सॉल्वेंट है, पर ग्रुप 3 तो इंटरफेयरिंग है। इंटरफेयरिंग का मतलब उसका इंडिपेंडेंट सॉल्वेंट होगा, हर एक का इंडिविजुअल होगा, वो आपको टेस्टिंग में पता चलेगा। खैर अभी आप जरा डाउट्स निकालिए फटाफट से हैलोजन के और उसका जीरो। सर क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 7 1 to 10। 7 हाँ क्वेश्चन 7 सर 3 और 6 भी है। 7 ओके, 6 भी है। सर 6 नहीं है, 3 है, 3। 1 to 10 अच्छा 3 है। सर 9 1 to 10 9। 11 to 20 So 19. 19 15 15 और नहीं है सर। हाँ सर क्या? 11 20 तक हो गया हाँ ना? सर। 21 to 30 सर 23 3 ओके, और सर 27 भी है। 7 भी है, ठीक है। अप टू 30 ठीक है। 31 to 40 38. 31 41 31 अप टू 40 इतना ही है। नहीं सर। ओके। 41 to 44 41 41 सर 44 ओके 44 फाइन। इसके बाद का पार्ट था गेट इक्विप्ड का ना, बोलिए 1 to 10 नहीं है सर। 11 to 20 13 सर 13 1 ओके और सर 16 19 है टोटल, अप टू 19 सर 16 भी है। 16 है फाइन और 17 सर 20 भी है एक। 20 है क्या? अच्छा पढ़ना पड़ेगा आपको, मेरे पास पता नहीं। Okay, 19 sir. लिखा रहा है, मेरा अलग है। हाँ, फाइन sir. इतना ही है ना? ठीक है स्टार्ट करते हैं। पहले ही थोड़े वाले ही कर लेते हैं गेट टू वाले। मुझे जरा कंफर्म करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 इन क्रॉल ICI प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम NiS हाँ यूज सर यही है ना? वही है। हाँ बेटा ऐसा है ना, जीरो ग्रुप के चैप्टर में दो चीजें आपको खुद से करनी है। पहला उसका यूजेस कहाँ क्या यूज हो है, दूसरा कि उसका सेपरेशन कहाँ से किया गया है। क्वेश्चन पूछे नहीं जाते अब क्योंकि ये चैप्टर उसका है, तो यहाँ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। तो आर्गन यूज किया जाता है इनर्टनेस के लिए और सभी जगह पे आर्गन ही यूज होता है, तो कुछ एक्सेप्ट लाइट छोड़, लाइट वाले पार्ट में नियॉन यूज किया जाता है, बाकी सब जगह आर्गन आता है। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी थी?
नियॉन। ट्रांसपेरेंट बन आर्गन भरी जाती है, लेकिन जो कलरफुल लाइट होती है उसपे नियॉन भरी जाती है। अच्छा सर। ठीक है, 13 के बाद 16 है the product of the reaction 1 mole of XeO3 and 2 mole of XeF6। सर इसमें ए और बी दोनों हो सकते हैं ना? एक्चुअली क्या किया है ना, जब 1 मोल और 2 मोल आपको बोला है ना, तो रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तुम्हें। ओके सर। बैलेंस करके देखो तो कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा, अच्छा ठीक है सर, वो नहीं देखा मैंने। है ना। LHS इक्वल टू RHS और कुछ नहीं। 16 के बाद 17, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने लिखा है रिएक्शन गाइस, किसका है ये? आप देखो मैंने एक रिएक्शन लिखाई थी XeF6 में एल्कली के साथ, अरे ये वाला रिएक्शन NaOH के साथ सोडियम पर जीनेट आया है, स्टार भी किया था हमने, वही रिएक्शन तो है। इन्होंने क्या किया, जो लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट जो दिया है ना, उस पे देखो जेनॉन पे +6 चार्ज है कि नहीं गाइस, है कि नहीं? हाँ सर है। तो बस ये वही लिखवाया था। रिएक्शन, ये वही रिएक्शन है। ओके ओके सर। 17 के बाद 20 आप पढ़ लो जरा, आपके में है तो। Sir, electrolysis of molten ICl liberates iodine and chlorine at। क्वेश्चन नहीं समझ आया, वापस बोलो। मैं टाइप कर देता हूँ। नहीं टाइप मत करना, मैं मैसेज पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत दूर है स्क्रीन। रहने दो, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, कहीं ना कहीं मेरी बुक ICl liberates I2 and Cl2। क्या चाहिए, वापस बोलो। Electrolysis of molten ICl liberates I2 and Cl2। हाँ ऑप्शंस में है कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। हाँ, एनोड है देखो, ये है ना ICl2, यही है ना ICl2 बोल रहे हैं। ICl नहीं, हाँ ICl सर। है। क्या है? ICl। अच्छा ICl है, ओके ये है ना। देखो प्लस से 0 हुआ रिडक्शन, ये कैथोड पर और ये एनोड पर। सर इसका आंसर बोथ एट बोथ बोथ इलेक्ट्रोड्स। दिया है सर। बोथ मतलब सर बोथ द इलेक्ट्रोड्स। नहीं नहीं, एक काम करना, उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर, मैं पढ़ूंगा उसको प्रॉपर्ली, ओके सर। है ना। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। सिंगल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 3, when a compound of KXO3 halogen is decomposed on heating, there is no evolution of gas। क्वेश्चन नंबर 3 यही है ना? हाँ सर। अरे मेरे भाई वो कह रहे हैं कोई गैस रिलीज नहीं होगी, तो आप तो ऐसे समझ लो KXO3 में X पे चार्ज कितना होता है, ये होगा। हाँ सर। अब मुझे बताओ क्या कभी फ्लोरीन आ सकती है यहाँ पे? नहीं सर। तो बस खत्म हो गया सॉल्व। हाँ सर ठीक है। समझा? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7, ICN undergoes self dissociation and it melt as follows। ठीक है, which other following geometry would be suggested for the anionic part of ICN। बेटा क्या प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये तो। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? क्वेश्चन में देखिए CN ट्वाइस लिखा है कि नहीं? हाँ सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ कि नहीं हुआ? और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। समझा? हाँ सर। और उसमें भी C और D में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई मेटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो दोनों लिगेंड्स को साइड में होना चाहिए। यस मेटल के सर। साइड में लिगेंड्स होने चाहिए। समझा कि नहीं? हाँ हाँ सर। 7th के बाद 9th, when chlorine water is exposed to sunlight the color change that occurs greenish yellow to colorless। बराबर है। देखो क्लोरीन वाटर जो है ना, मतलब लिक्विड क्लोरीन, अगर इसे ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दें इट बिकम HCl और ये कलरलेस होता है। रिएक्शन लिख लीजिए, हम अभी क्वालिटेटिव में करेंगे इस रिएक्शन को।
9 के बाद 15. When fluorine is heated with conc H2SO4 and MnO2, the gas evolve. भाई क्या प्रॉब्लम आया? फ्लोराइड इज हीटेड. रिएक्शन किया है हम लोगों ने. मैं इरेज करूं ये सब चीजें. हाँ सर. ये CaF2 है, ये MnO2 H2SO4 हम इसमें डाल रहे हैं और ये हम फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, ये MnO2 H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पता होगा आपको, दोनों ऑक्सीडेंट है. तो ये हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसे डाल दें तो क्या ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा? F- बिकम F2 हो जाना चाहिए. होना तो यही चाहिए था, बट F इतना पावरफुल ऑक्सीडेंट है, इसे कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता. दिस गिव्स HF ओनली. अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो तो जब मैंने आपको फ्लोरीन बताया था प्रिपरेशन का, मैंने बोला भी था कि सिर्फ एक ही प्रिपरेशन है, KHF2 + H2O. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है फ्लोरीन को बनाने का. हम हाँ, क्लोराइड से फ्लोरीन नहीं बना पाते. तो ये फंसाने के लिए उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है. आप कुछ भी लिखो, HF नहीं बनेगा, F2 नहीं निकलेगा. ठीक है ठीक सर. है, 15 के बाद 19 बनाना. क्लोरीन डाइऑक्साइड इज बेस्ट प्रिपेयर्ड. अरे क्लोरीन डाइऑक्साइड मतलब ClO2. रिएक्शन कराई नहीं क्या मैंने? सर नोट्स में इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ था रिएक्शन. At low temperature is okay, तो यहाँ पे but हॉट it is given there ना क्लोरीन. ये है ना, इससे नहीं बन रहा क्या? हाँ सर, बट रिएक्शन कंडीशन कोल्ड अगर हॉट लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता. एक्चुअली ना आप उसको देखें तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है बाई पासिंग ड्राई. तो हम ड्राई कैसे करेंगे? टेम्परेचर देंगे तभी ड्राई होगा. बट इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द लास्ट स्टेप या प्रोडक्ट के टाइम पर टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, तभी आप प्रोडक्ट बचा पाएंगे, वरना ये प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाएगा. ओके. है ना? हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग. 23rd, xenon difluoride is a linear. बराबर है. The number of electrons present in the 5d orbital of an excited xenon before bonding. आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है इसका? सर पहले किया था, अभी थोड़ा याद नहीं है वो. बहुत सिंपल है. आप xenon का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, और उसमें जब ऑर्बिटल कम होते हैं तो हम एक्साइटेड करते हैं. तो आपसे पूछ रहा है विदाउट BBT अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, मतलब वो लोन पेयर पूछ रहा है आपसे. अच्छा सर. और कुछ नहीं है. आपको मतलब आपको करके बनाना पड़ेगा, मतलब आप प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद कर पाएंगे, नहीं होगा तो बताइएगा, फिर कर देंगे. 27, the true statement about noble gases. सर इसमें इसमें क्या C प्रॉब्लम? भी हो सकता है ना, बिकॉज नोबल गैस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता. दे आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. देखो वो वाली अप्रोच अपनी चेंज कर दो. xenon ने कंपाउंड बना के दिखा दिया आपको, आर्गन ने कंपाउंड बना लिया है, तो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन वाली बात मत करो. कैटायन तो बना रहे हो ना. अच्छा हाँ ठीक है सर. है? 31. The density of neon will be, अरे यार ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते ना. 0 डिग्री सेल्सियस टू एटमॉस्फेयर गैस TP पे कितना, मुझे भी नहीं है. लो टेम्परेचर हाई प्रेशर बोल के नहीं कर सकते क्या? वॉल्यूम कम. सबसे लो टेम्परेचर पे कम ज़्यादा डेंसिटी होगी. और लॉजिक वही है कि लो टेम्परेचर पे उसका प्रेशर ज्यादा होगा, बस और कुछ. Which of the following halogen oxide is used for the estimation of carbon monoxide? हाँ भैया, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पढ़ लेना चाहिए. हैलोजन ऑक्साइड एस्टिमेशन वाला ये टेस्टिंग की जाती है. ये रिएक्शन I2, ये CO2 बन जाएगा और वो I2 निकल जाएगी. कितना कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, ये टेस्टिंग के लिए यूज करता है. स्टोइचियोमेट्री वाला प्रोसेस है. ये
41 I minus IO3 H plus ऐसे लिख लीजिए। भाई प्रॉब्लम बोलोगे? सर रिएक्शन ये में देखो क्या हो कैसा रहा है है। नहीं समझा। ये है रेट। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एट है कि नहीं? हाँ सर ठीक है सर समझा। कर दो ऑक्सीडाइज। फोर्टी भाई प्रॉब्लम बताएंगे? डिसप्रपोर्शनेट। हाँ सर डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है तो उसके नेक्स्ट वाले उस पे जाना कैसे डिटरमाइन नहीं करें कौन से उस पे? हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्लोरीन का जो है ना, मतलब हेलोजन फैमिली में 7 नहीं स्टेबल है, 5 ज्यादा स्टेबल है, +5 ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसीलिए अच्छा आप देखो, अगर आपको थोड़ा याद आए तो हम हमेशा HiO3 बनाते थे ऑक्सीडाइज करके, हम HiO4 नहीं बनाते हैं। आप देखो बहुत सारी हाँ रिएक्शंस सर। में आपने हेलोजन ने भी किया, HiO3 बनाया, HiO4 नहीं बनाया, +5 ज्यादा स्टेबल। वही लॉजिक है। ओके ओके सर। मालिक भी लीजिएगा, +5 इज मोर कॉमन। हो गया? हो गया सर। हो गया? हाँ सर। अब मुझे बता दीजिए, और किसने किसने क्लासिफिकेशन याद कर लिया है? डाउट तो खत्म हो गया ना? हाँ कोई सर। समझ रहा है क्लासिफिकेशन? हाँ सर। हाँ सर। नो बेटा। Group 1 carbonate, bicarbonate, sulfide, bisulfide, thiosulfate, sulfide, nitrite and acetate, and group reagent dilute HCl and H2SO4. Group 2 chloride, bromide, iodide, nitrate, oxalate, and group reagent concentrated H2SO4. Group 3 borate, sulfate, phosphate, and fluoride, and no group reagent. और कौन बता रहा है? मैं बताइए। Group 1 carbonate, bicarbonate, sulfide, bisulfide, thiosulfate, acetate, nitrite और ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl और H2SO4। ग्रुप 2 के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेटा क्लोराइड, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड बोलते हैं, आयन से सारे। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट और ग्रुप रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और लास्ट ग्रुप के अंदर फ्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, बोरेट और ग्रुप रिएजेंट नहीं है क्योंकि वो इंटरफेयरिंग है। ठीक है, और कौन बता रहा है? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए, कौन सा है? सर हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। बताइए। हाँ, ग्रुप 1 कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट,
group reagent dilute HCl or H2SO4. Group 2 bromide, chloride, iodide, nitrate, oxalate. Group reagent concentrated H2SO4. Group 3 borate, sulfate, phosphate, fluoride. सर आप म्यूट हैं। और कौन सुना रहा है? सर मैं। बोलिए बेटा। सर ग्रुप 1 में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, एसेटेट और ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl और H2SO4। ग्रुप 2 में है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट आयन और ग्रुप रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ग्रुप 3 में है बोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट एंड फ्लोराइड और इंटरफेयरिंग ग्रुप है, सो नो ग्रुप रिएजेंट। ठीक है, और कौन बता रहा है? सर मैं। बोलिए। सर ग्रुप 1 कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, थायोसल्फेट, सल्फाइड, nitrite and acetate. Group reagent dilute H2SO4 and dilute HCl. Group 2 oxalate and nitrate. Group reagent conc H2SO4. Group 3 fluoride, borate, sulfate and phosphate. और कौन बता रहा है? बना रहा है कोई? सर मैं। बोलिए बेटा। सर ग्रुप 1 में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, एसीटेट। ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट HCl और H2SO4। ग्रुप 2 में आता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट एंड ग्रुप रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ग्रुप 3 में बोरेट, फॉस्फेट, सल्फेट और fluoride ion and it is interfering group. ओके, और कौन बता रहा है? और कोई बता रहा है? बस बाकी के लोग नहीं बताएंगे? चलो अभी जरा बोर्ड पर देखें, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा आज आपको, ठीक है, थोड़ा ही बताऊंगा क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा अपना दिमाग एकदम रिफ्रेश रहना चाहिए। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिखा है मैंने सॉल्ट में एसिड डाला, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस आती है, CO2 हो सकता है। हमने लाइम वाटर और बेरिटा वाटर डाला, मिल्की कलर आ गया, एक्सेस में गैस पास किया, मिल्की कलर चला गया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। लाइम वाटर और बेरिटा वाटर, लाइम वाटर पता है, बेरिटा वाटर क्या होता है? BaOH होल थ्राइस। अब अगर लाइम वाटर और बेरिटा वाटर दोनों दिया है तो प्रेफरेबल क्या होगा? बेरिटा वाटर। सर बेरिटा। क्यों? रिएक्टिव। अगर बेरिटा वाटर प्रेफरेबल है तो लाइम वाटर क्यों? बेरियम सर, क्योंकि लाइम सर CaSO4 भी इनसॉल्युबल होता है। सर बेरियम जो है, बेरियम सॉल्ट वो बहुत इनसॉल्युबल होता है, तो आसानी से निकाल देंगे उससे। करेक्ट। बेरियम जो है वो हाईली इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा, इजीली हम डिटेक्ट कर पाएंगे। यूज लाइम वाटर करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ता है। आया ये किसकी वजह से आया? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। सर बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट? कार्बोनेट। और जब एक्सेस में डाला तो क्या बन गया? बाइकार्बोनेट। ठीक, अब मुझे बताएंगे ये टेस्ट ने क्या कंफर्म किया, कार्बोनेट है कि कार्बोनेट है? क्या कंफर्म किया? सर कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट। कार्बोनेट।
कंफर्मेटरी नहीं है ना ये? Confirmatory. आप ये इसीलिए मैंने पूछा, बिकॉज मालूम क्या है, बचपन से आपको ये टेस्ट याद है, लाइन टेस्ट, और लाइन मोटर टेस्ट में आपने हमेशा कार्बोनेट टेस्ट किया है। सर देखिए जरा, हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। ये टेस्ट कंफर्मेशन है सिर्फ CO2 का, सिर्फ CO2 पता चला है हमें, अभी तक और कुछ नहीं पता। पर क्या हो रहा था कि आपने जो 10th तक पढ़ाई की, 11th तक जहाँ पे टेस्ट आपको कराए गए, CO2 का सोर्स ही कार्बोनेट था, तो कोई डाउट ही नहीं, CO2 कहाँ से आया, तो कार्बोनेट से आया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। बट अभी हमारे पास प्रॉब्लम है कि सोर्स ऑफ CO2 बताना पड़ेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। तो कैसे पता चलेगा क्या है, अभी तक देखिए। सोर्स ऑफ CO2, इसमें हम क्लोराइड ऑफ बेरियम कैल्शियम किसी एक का क्लोराइड ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इफ इट गिव्स व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, then this is carbonate. If no precipitate obtained, bicarbonate. Guys, is it clear? एक और बार रिपीट करिए ना। मैं कह रहा हूं यहां से सिर्फ CO2 पता चल। अब वो CO2 कहां से आया, यहां से या यहां से? तो हमने उसमें क्या किया, क्लोराइड ऑफ बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम कोई भी एक डाल दीजिए। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो कार्बोनेट होगा, नहीं आया तो बाइकार्बोनेट होगा। दैट्स इट। ओके सर। समझा? तो ये यहां तक तो आपको पता ही था, ये नया है आपके लिए। चलिए कॉपी। सोर्स ऑफ CO2 के नीचे क्या लिखा है? क्लोराइड्स ऑफ बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम। ओके। सर ये लास्ट वाला फाइनल कंफर्मेटिव टेस्ट है ना, कंफर्मेशन का, इसके आगे कुछ करने की जरूरत क्या कहते हैं, वापस बोलिए तो। लास्ट का जो है वो फाइनल कंफर्मेशन टेस्ट है ना, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं नहीं, उसके बाद फिनिश हो गया वहां पे। ओके सर। हो गया सर, 1 मिनट। जैसे जैसे हम लोग लिख रहे हैं वैसे ही वैसे हमें इसे प्रिपेयर भी करना है। मैं आपसे पहले ही भी बोला था तो मैं पूरा एक ही बार में लिखा दूंगा, लेकिन प्रिपरेशन के लिए हमें पैरेलली सब करना पड़ेगा। सर वो मिल्की कलर के वहां पे क्या लिखा हुआ है? मिल्की कलर CaCO3, उसके नीचे एक्सेस गैस, मिल्की गैस अपीयर। हाँ हो गया? हाँ सर। सर 2 मिनट सर प्लीज। मैं एक और मैं सोच रहा हूँ मेडिकल आपको करा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको प्रिपरेशन टाइम देता हूँ। हाँ बेटा कुछ कह रहे हैं? सर वो ऊपर वाला इरेज कर सकते हैं, सोर्स ऑफ CO2।
चलो अब देखो, अच्छा एक और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस सीक्वेंस में हमने ग्रुप में रेडिकल्स को लिखा है उसी ऑर्डर में हम टेस्ट करते हैं। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट करने के बाद हम सल्फाइड बाइसल्फाइड करते हैं। हमने सपोज टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन बनाया, कार्बोनेट आ गया, रिमूव किया, अब अगला टेस्ट उसी ग्रुप का यानी कि सल्फाइड बाइसल्फाइड, या कार्बोनेट नहीं आया कोई बात नहीं, फिल्टर कर लिया और आगे कंटिन्यू किया। ओके, ध्यान से देखिए, कलरलेस पंजेंट बर्निंग सल्फर लाइक सफोकेटिंग गैस SO2 हो सकता है। ठीक, लाइम वाटर और बेरिटा वाटर डाला, मिल्की कलर, एक्सेस में गैस डाला, मिल्की कलर डिसअपीयर, दिमाग में इसकी इमेज आ रही है CO2 की, कार्बोनेट, हाँ है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हमने उसमें एसिडिक KMnO4 डाला, ये A था ये B है, पर्पल कलर डिस्चार्ज हो गया, MnSO4 बन गया, तो पक्का जो भी गैस है उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा। +7 से +2 हुआ है। जैसे हमने एसिडिक डाइक्रोमेट डाला और ग्रीन कलर आ गया, ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टर्न्स टू ग्रीन, तो पक्का वो रिड्यूसिंग होगा, मतलब SO2 हो सकता है। ओके, अब SO2 कहां से आया? तीन रेडिकल से, तो हमें सोर्स पता करना पड़ेगा। वापस देखिए, क्लोराइड ऑफ बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम डाला, इफ इट गिव्स व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट एंड दैट प्रेसिपिटेट शुड सॉल्युबल इन मिनरल एसिड, तो होगा सल्फाइड। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो होगा बाइसल्फाइड। आप देख रहे हैं ना, 1 स्टेप एक्स्ट्रा हो गया है। इसे प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए, उस प्रेसिपिटेट को सॉल्युबल भी होना चाहिए। और सर थायोसल्फेट का पिक्चर अभी बाकी है, बोर्ड पर जगह खत्म हो गई, एक कर लीजिए कॉपी। गाइस हो गया कॉपी? सर 2 मिनट। 1 मिनट सर। 2 मिनट। डन। सर 2 मिनट। सर वो लास्ट ऊपर का हटा दूं, बस केवल ऊपर का हटा दूं। सर एक सेकंड।
देखिए गाइस, उसी के साथ कंटिन्यूएशन में है, कलरलेस पंजेंट बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल तो आई, लेकिन साथ में अगर येलो व्हाइट टर्बिडिटी भी आ गई, टर्बिडिटी इज बिकॉज ऑफ सल्फर, इट्स अ वेरी यूनिक टर्म, इसके अलावा आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा ये टर्म। टर्बिडिटी टर्म आया, सल्फर पे कर सकते हैं आप येलो व्हाइट लिखा है। अगर ऐसा हुआ कि SO2 के साथ सल्फर आया तो बिल्कुल थायोसल्फेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। आपको याद हो एस ब्लॉक में मैंने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हिच टर्न्स टू ब्लैक। याद आ रहा है, एस ब्लॉक में पढ़ा हुआ ये? हाँ Yes. सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट से ब्लैक हो जाता है और ये सेल्फ कन्वर्जन है। सेल्फ कन्वर्जन है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेता है और वो मॉइस्चर इसे कन्वर्ट कराता है। सर वो येलो व्हाइट टर्बिडिटी क्यों है? येलो व्हाइट टर्बिडिटी बिकॉज ऑफ सल्फर। गाइस कॉपी हो गया? हाँ सर। आपने कुछ चीजें नोटिस करी, हर बार हम जो भी रेडिकल टेस्ट करेंगे ना, वो अपने प्रीवियस रेडिकल्स के साथ सिमिलरिटी शो करता है। देखा आपने? अभी तो आपने दो ही पढ़े हैं, पर आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि जो कार्बोनेट ने किया, सल्फाइड ने उसको फॉलो किया। हाँ सर। अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्योंकि अगर पहला रेडिकल ए चलता है तो दूसरा रेडिकल ए के बाद बी चलता, तीसरा रेडिकल ए बी सी फॉलो करेगा। तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, हर बार फॉलो करना है। थ्योरेटिकली इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब आप लैब में टेस्ट करोगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको सब कंफ्यूज कर देगा, मतलब सब एक जैसा लगेगा। ठीक है। दूसरा, कलर के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट मतलब हमको क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। जैसे मैंने येलो व्हाइट बोला है, ठीक, अब ये ऑप्शन में येलो व्हाइट मिले कंपलसरी नहीं है। आपको हो सकता है वो क्वेश्चन के लिखने में बोले कि इट गिव्स येलो कलर का टर्बिडिटी, दैट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई टर्बिडिटी आ रहा है, सल्फर हो सकता है, येलो बोल रहे हैं, सल्फर को हम कंसीडर कर सकते हैं। बाकी के स्टेप्स को देख करके कंफर्म कर दीजिए आप। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि मैं येलो व्हाइट बोलूंगा और वो ब्लैक बोल देंगे आप। वो आपको पेल येलो बोल सकते हैं, वो डर्टी व्हाइट बोल सकते हैं। तो आपको ये क्लोज ऑप्शन देख करके आंसर लगाना होगा, क्योंकि कलर्स में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो इतना हमने पढ़ा, आपको लग रहा है कितना आपको याद हो गया होगा? नहीं सर, अच्छे तरीके से नहीं। कोई बात नहीं, मैं आप थोड़े थोड़ा करके करूंगा इसको, क्योंकि आपको प्रिपेयर तो इसे करना पड़ेगा, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। सेम टाइम पे नहीं हुआ तो दोबारा कभी बुक खोल के आप इसे करेंगे भी नहीं। मैं इतने पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग मुझे क्लासिफिकेशन प्लस ये दोनों रेडिकल सुनाएंगे। हो पाएगा?
हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर। और हेलोजन जीरो ग्रुप जितना बाकी है उसे भी फिनिश कर दीजिए। मुझे आज किसी ने बीके जायसवाल के डाउट्स भी भेजे थे, तो डिस्कशन में कॉमन ही करूंगा। आपके पास टाइम अगर रहता है तो प्लीज आप लोग सैटरडे तक जो है बीके जायसवाल भी फिनिश कर लीजिए, क्योंकि हम ये करने के बाद जब क्वालिटेटिव के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सीरियसली हम कहेंगे इतने कॉम्प्लिकेटेड मिलने वाले हैं ना क्वालिटेटिव के क्वेश्चन आपको, चाहे आप मॉड्यूल से करें चाहे बीके जायसवाल से, आप हैंड बच जाए, केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, पूरा इनऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। ओके सर। और आप इसको पी ब्लॉक को फिनिश करके रखिए और क्वालिटेटिव पे सारा जितना भी डाउट्स आपका आने वाला भर के आने वाला है वो तो, लेकिन आप उसको भी स्टार्ट कर लीजिए पैरेलल। यस सर। ठीक है गाइस, ठीक है Yes, sir. चलो ऐश। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लास्ट थायोसल्फेट का कंफर्मेशन है क्या? हाँ कंफर्मेशन हो गया, ये वन स्टेप कंफर्मेशन। सर नहीं, ये लास्ट रिएक्शन थायोसल्फेट का कंफर्मेशन था क्या? हाँ अरे यार तुम क्या कैसी गंदी गंदी बात कर रहे हो। यस दिस इज फॉर थायोसल्फेट ओनली। ठीक है सर, थैंक यू सर।